संसार की धुरी है इस्पात, चारों तरफ से एक जाल बुनते हुए एक ऐसे परितंत्र का खांचा बनके जिस पे खड़ी है विकास की नींव। भारत विश्व के सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में से एक है। इस एक उपलब्धि पे ही टिके हैं ऊंची विकास दर वाली हमारी अर्थव्यवस्था, दिन दूनी रात चौगनी गति से होता शहरीकरण और 125 करोड़ भारतवासियों के सपने। भारत में इस्पात का उत्पादन विशाल एकत्रित इस्पात कारखाने और छोटे माध्यमिक इकाइयों में होता है। अधिकांश एकत्रित इस्पात कारखाने अत्याधुनिक तकनीक और उत्पादन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं दूसरी ओर है माध्यमिक इस्पात इकाइयां, जहां अधिकतम छड़ें, कोण और तारें बनती हैं, जो आज भी इस आधुनिकता से वंचित हैं। एक विशाल इस्पात उत्पादक होने का अर्थ है कंधे पर जिम्मेदारियां। एकत्रित इस्पात कारखानों की आधुनिकता के बिल्कुल विपरीत हैं माध्यमिक इस्पात सेक्टर के पारंपरिक उत्पादन पद्धतियां, जिनकी वजह से होता है अधिक ऊर्जा व्यय, कम उत्पादकता और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव। जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ पोल्यूशन होना कन्फर्म है, वो पोल्यूशन होगा। इंडस्ट्रियलिस्ट की जिम्मेवारी बनती है कि उसको रोकने का प्रयास करे। ये कहानी है भारतीय इस्पात मंत्रालय और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के उस तकनीकी हस्तक्षेप की, जिसके कारण 300 इस्पात री रोलिंग कारखानों के कुल ऊर्जा व्यय में 15 से 30% और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 30% तक की कमी आई है। As the world negotiates the new climate deal in Paris this year, we are proud to showcase this example of partnership between the UN and the government of India. If implemented in the secondary steel sector across all the steel mills, this would generate a monetary savings of $500 million a year. It would also lead to reduction of 3.5 million tons of carbon. ऊर्जा दक्षता के साथ साथ उत्पादकता और पर्यावरण में सुधार का त्रिपक्षीय उद्देश्य हर तरह से वांछनीय है। इस्पात के 1 टन के उत्पाद में हर साल उत्पन्न होते हैं 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक। ऊर्जा की खपत के तरीकों को बदलने के लिए विभिन्न स्तरों पर समाधान लगाए गए, जैसे कि पल्वराइजर, जो कोयले को समान रूप से बारीक बनाने का काम करता है। ये बारीक कोयला जलकर एक संतुलित स्तर पर ऊष्मा प्रदान करता है। पहले जो ऊष्मा भट्टी से निकल जाती थी, अब उसे रिक्यूपरेटर द्वारा भट्टी में वापस लाया जाता है। इस अतिरिक्त ऊर्जा से तकरीबन 400 डिग्री ताप की कमाई होती है। दहन के हवा प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए ऑक्सीजन एनालाइजर्स का प्रयोग किया जाता है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव्स पंखे की गति को नियंत्रित करके ऊर्जा की खपत को एक इष्टतम स्तर पर कायम किया जाता है। इन उपायों से ईंधन क्षमता में वृद्धि तो होती ही है और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की लागत प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है। समग्र कारखानों में डायरेक्ट रोलिंग पद्धति के आ जाने से मौलिक प्रभाव पड़ा है। भट्टी को 2 बार गर्म करने की जरूरत खत्म हो गई, जिससे कोयले की 100% तक बचत करना मुमकिन हो गया है। डायरेक्ट रोलिंग जैसे डायरेक्टली मोल्टन मेटल जो है कन्वर्ट्स टू बिलेट्स एंड हॉट बिलेट्स हैज बीन डायरेक्टली रोल्ड। करीब 1000 to 1200 रुपीस पर टन का सेविंग है। 4200 टन का CO2 जो है एमिशंस वो भी रिड्यूस हो गया। पहले अपनी फर्नेस चलती थी हमारी, फर्नेस में कैसा कि प्रदूषण बहुत तेज चलता था। प्रदूषण चलने से वर्कर को थोड़ा थकाव महसूस होना या किसी को गाँव वाले को थोड़ा दूषित होना। इसमें से कैसा भी जो डायरेक्ट हम चला रहे सिस्टम से माल लेते, इसमें प्रदूषण बिल्कुल नहीं सा हो रहा है। प्रौद्योगिकी के साथ साथ सोच भी बदली है। आंकड़ों से भी परे असल बदलाव आया है अवधारणा में। Earlier, if my unit is running and my chimney is emitting visible smoke, no one would bother and there would be no corrective action taken immediately. But now the thing is, if my person sees visible smoke coming out, he will immediately call the operator and बोले कि यार तुम्हारा धुआं बहुत निकल रहा है, क्या हुआ, कंट्रोल करो उसको। तो that kind of cultural change has also come. इस परियोजना की सफलता ने इस क्षेत्र में न सिर्फ एक नई ऊर्जा का संचालन कर दिया है, बल्कि इसने औद्योगिक सफलता को ऊर्जा दक्षता से जोड़कर भविष्य के लिए नया रास्ता दिखाया है। स्टील इंडस्ट्री ठहर सके और पर्यावरण की संरक्षा हो सके, उस दृष्टि से
यह जो संयुक्त प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। इसकी आवश्यकता निश्चित रूप से आज हमारे देश में महसूस की जाती है और यह समय की मांग भी है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्योटो प्रोटोकॉल के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। समय के साथ हमें समझ आया है कि जो निर्माण हम करते हैं उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो गतिविधियां हमारे जीवन, हमारे देश, हमारे विश्व को बनाती हैं, वो कभी कभी हमारी नींव को कमजोर भी कर देती हैं। पर मुमकिन है कि हम एक वैकल्पिक विकास की मिसाल रखें, ऐसा विकास जो उस पर्यावरण की रक्षा करे जो हमारी रक्षा करता है।